चलिए 50 तक के सवाल हमने हल कर लिए थे। अब ये जो दूसरा वीडियो, इसमें 51 से 60 तक के प्रश्न में हल करना आपको बताऊंगा, कैसे क्या उत्तर होगा, उनके उत्तर के साथ उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा, हल क्या होगा। देखिए 51वां प्रश्न है, तीन संख्याओं का औसत दे रखा है आपका 12 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 13 और 15 हैं तो तीसरी संख्या बतानी होगी। देखिए औसत के सवाल कैसे करते हैं, औसत होता क्या है। जैसे औसत हमें दो संख्याओं में निकालना है या तीन संख्याओं को, तो अगर दो संख्याओं का औसत निकालना होता है तो हम क्या लिखेंगे, औसत बराबर लिखेंगे जो दो संख्या है, मान लो एक संख्या ए है हमारी, दूसरी संख्या बी है, तो दोनों को जोड़ देंगे और दो संख्या है तो दो से भाग दे देंगे। और अगर तीन संख्याओं का औसत निकालना तो यानी ए और बी और सी है, तो यहाँ हम क्या करें, तीन से भाग दे देंगे। और अगर मेरे पास औसत निकालने के लिए चार संख्या है तो ए बी सी और डी भी लिख लेंगे। और किससे भाग देंगे, इसको चार से भाग दे देंगे। यानी ऊपर जितनी संख्याएं होंगी उसी से उसको भाग दिया जाता है। ये हमारा औसत निकालने का तरीका है। अब देखिए इसमें हमें औसत कैसे निकालना है। तीन संख्याओं का औसत दे रखा है हमारे पास उत्तर में, ठीक है। तो औसत बराबर दे रखा है, औसत हमारा 12 है बराबर, यदि इनमें से दो संख्याएं 13 और 15 तो एक संख्या हम लिख रहे 13 है, 15 है। तीसरी संख्या हम मान लेते हैं हमारी सी है, तो बटे कितना होगा यहाँ पर 3। अब देखिए जब भी बराबर के आसपास इधर भिन्न होती है तो हम इसको ऐसे भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, 12/1 यहाँ भी लिख लेंगे। यहाँ 13 15 जुड़ रहा है तो इसको जोड़ के लिख लेते 28 धन C/3। और उसके बाद क्या करते हैं, इनका आपस में तिर्रे गुणा बोलते हैं इसको, यानी अंश का इसके अंश से इसके हर से गुणा होगा और इसका हर दूसरी वाले भिन्न के अंश से गुणा होगा। तो 12×3 यहाँ लिख लेंगे, 12×3 बराबर में चला जाएगा। अब एक का गुणा होगा तो एक कोई मतलब नहीं है, तो यानी 28 धन C आ जाएगा। 12×3 = 36 बराबर 28 धन C बराबर हो जाएगा हमारा 36 ऋण 28। ये होगा नहीं होगा। अब देखिए अगले में घटाएंगे हम इसको, तो 16 में 36 में जब आपका 36 में आप 28 घटा दीजिए तो कितना आएगा आपका, 16 में 8 गए 8 आ जाएगा उत्तर इसका। तो 51 का उत्तर क्या होगा हमारा इस प्रकार से 8 है उत्तर में, ऑप्शन में हाँ बी पार्ट होगा। तो 51 का उत्तर हो जाएगा हमारा बी पार्ट 8। तो इनका क्या आएगा 8। अगला है 52 प्रश्न है, 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। गुणनखंड देखिए संख्या निकालने का हम एक तरीका है। पहले तो हम देख लेते गुणनखंड होंगे, जैसे मुझे 24 का गुणनखंड निकालना है तो ये 24 हमारा किस किस संख्या से भाग चला जाता है वो होता है। तो 24 को अगर भाग देता हूँ, एक से भी चला जाएगा, दो से भी चला जाएगा, दो से भी जा रहा है, तीन से भी कट रहा है, देखिए चार से भी भाग जा रहा है हमारा, पाँच से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, छः से भी जा रहा है हमारा, सात से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, आठ से, 8×3 = 24 जा रहा है, नौ से जा रहा है नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से जा रहा है, उसका सीधे 24 से जाएगा। तो कितने गुणनखंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारा गुणनखंड आ गए। अब देखिए 8 गुणनखंड है हमारे इसके, ये तो हम छोटी संख्या हम गिन के निकाल लेंगे, आपका उत्तर हमारा इसका मिल भी गया आपका 52 का ए 8। लेकिन वैसे कैसे निकालना होता है, हम कैसे 24 के हम गुण निकाल लेते हैं, अभाज्य संख्याओं को इसको गुणा करने का, तो 24 को हम भाग देंगे 12 बार जाएगा। फिर देखिए 2 से कटा, 2 6 12, फिर 2 3 6, इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं हम, 3 एकम 3। तो इसका जो गुणनखंड आएंगे यानी 24 बराबर हम लिख सकते हैं 2, ओके मैं ऊपर ये साफ कर लेता हूँ, 3 बार 2 है आपका, 1 बार 3 है, यहाँ लिख लेता हूँ 2 था 2 था 2 था और 3 था। अब देखिए 2 हमारा कितनी बार, 3 बार, तो 2 की घाते 3 लिख लेंगे। 3 कितनी बार है, 1 बार, 3 की घाते हमारा 1 हो गया। अब क्या करना होता है हमारा, जो ये आया हमारा ऊपर घात, यहाँ घात कितनी है 3 है और यहाँ घात कितनी है 1 आई है, दोनों घातों में हम एक एक जोड़ देते हैं। तो 3 में 1 जोड़ेंगे हमारा कितना आएगा आपका 4, 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा हमारे पास 2, और जो दोनों का जोड़ आएगा उनको आपस में हम गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8। तो हमारी ये क्या आ जाएंगे, गुणनखंडों की संख्या आ जाती है हमारी। देखिए मान लो आपको दे देगा 624 के निकालने हैं, अब कब तक गिनते रहोगे, भाग दे देंगे आप,
बहुत समय लगेगा ना। तो 24 को हम अभाज्य गुणनखंडों में पहले तोड़ लेते हैं, जैसे मैंने तरीका बताया आपको। उसके बाद उसको घात के रूप में लिख लेते हैं, और फिर जिसकी जितनी घात आती हैं उन घातों में एक एक सब घात में जोड़ देते हैं। यानी 3 घात आई तो 4 हो जाएगा, एक जोड़ देंगे। 2 घात होगी तो एक जोड़ के 3 हो जाएगा, और उन घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो जो उन घातों का गुणनफल आएगा वही गुणनखंडों की हमारी संख्या आ जाती है। तो यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या हमारी आ गई है 8। अब प्रश्न संख्या हमारा 53 है। प्रश्न संख्या 53 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन 6.25 के बराबर है। अब देखो 6.25 प्रतिशत हमें निकालना है, तो 6.25, देखिए ये प्रतिशत है। इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ये प्रतिशत देखिए आप देख ले, ये बटा है 1020। इसका मतलब होता है किसी में अगर आया है तो उसमें उसका 1/100 कर देना होता है। इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, यानी 100 में 1 को बताता है ये। ठीक है, तो हम जब भी यह है तो हम यहाँ कर देंगे 6.25 और इसको गुणा कर देंगे 1/100 से। अब देखिए नीचे 100 का जब हम भाग देंगे तो ऊपर क्या होता है, दशमलव हमारा बाईं ओर खिसक जाता है। और कितना से खिसकता है, जितने यहाँ पे जीरो होते हैं। कितने जीरो हैं आपके, 1 2 जीरो, तो 2 अंक बाईं ओर खिसक जाएगा। तो अगर हम मेरा अभी जैसे 6.25 है, अब कितना हो जाएगा हमारे पास, 6.25 से 2 अंक बाईं खिसकेगा तो ये हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा तो जीरो बढ़ा देंगे, यानी 0.0625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 0.0625। तो कौन सा उत्तर मिल रहा है हमारा, बी पार्ट। तो 53 का उत्तर क्या होगा मेरे पास, बी पार्ट आएगा। 53 का आ जाएगा उत्तर मेरे पास बी पार्ट। अगला प्रश्न है 54, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। अब देखिए पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल से पहले हम वर्ग जाने, वर्ग क्या होता है। वर्ग वह आकृति होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों चारों से भुजाएं क्या होती हैं हमारी, बराबर होती हैं। यानी ये लंबाई आप देखें, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। यानी अगर ये मेरी 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी और ये भी 3 होगी। ये मेरा वर्ग होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जो भुजा की लंबाई होती है। यानी ये भुजा की लंबाई अगर मैं ए है माना है, अगर ए ना मान के मैं इसको ए मान लेता हूँ, 3 ना मान के क्या मान लेता हूँ, ए कोई मान हो सकता है। ए इसलिए मानते हैं कि हम ए की जगह किसी भी मान को रख सकते हैं। तो अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ तो ए का स्क्वायर होता है, ए का वर्ग हमारा, ये ए की घात अगर हम 2 कर दें या ए का वर्ग निकालें, वही मेरा वर्ग का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है मेरे पास, वो क्षेत्रफल होगा मेरा। अब इसमें कितना दे रखा क्षेत्रफल हमारा, 100 वर्ग मीटर दे रखा है। यानी जो ए वर्ग है इसका मान क्या है हमारे पास, 100। तो ए बराबर निकालना होगा मेरा, तो ए कितना हो जाएगा हमारा, ये वर्गमूल में बदल जाएगा। यानी 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल निकालना। तो अगर मैं देख लेता हूँ 100 का हमारे गुणनखंड क्या होंगे, 2 बराबर संख्याएं, 10 × 10। ये 10 × 10 हुई तो एक संख्या ही हमारी, यानी ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 10। कितना आ जाएगा ए का मान हमारा, 10। यानी वर्ग की भुजा हमें मिल गई, वर्ग की भुजा हमारे पास 10 है। अब हमें परिमाप बताना है। तो परिमाप क्या होता है, देखिए परिमाप होता है आपका चारों भुजाओं का योगफल। यानी इसको 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 जोड़ दें तो इसकी लंबाई 10 है, इसकी भी लंबाई 10 है, इसको भी लंबाई 10 है, इसकी। अब 10 को मुझे कितनी बार जोड़ना है, 4 बार। तो 10 10 20 10 30 10 40। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा मेरे पास, 40 मीटर। कितना हो जाएगा, 40 मीटर। ए पार्ट। प्रश्न संख्या 55, एक आदमी 24 रुपये कमाता है तथा 600 रुपये की बचत करता है, तो उसकी आय का कितने प्रतिशत खर्च हो जाता है। अब देखो वो आदमी है, कमाता कितना है, 24 रुपये कमा रहा है, 600 बचत करता है। कमाई उसकी 2400 है, 600 बचत करता है तो खर्च कितना करता है, तो पहले देख लेते खर्च। यानी कुल कमाई में से हम बचत घटा देंगे तो हमारे पास खर्च आ जाएगा। खर्च कितना करता है, 1800 रुपये। 1800 रुपये पर खर्च करता है। कितने रुपए खर्च करता है, 1800 रुपये। तो उसकी आय कितना है, 2400 है। आय कितनी उसकी, 2400। अब खर्च कितना है उसका, बोला है उसकी आय का कितने प्रतिशत खर्च हो जाता है। तो खर्च 1800 करता है, तो 1800 खर्च करता है कितने रुपए कमा कर, 2400 कमा कर। तो 1800 बटा 2400 गुणे 100, ये प्रतिशत में लिखने के लिए होगा। 100 100 कट जाएगा, 0 0।
अब देखिए 24 का भाग जब मैं दूंगा इसमें 1800 में, तो मैं एक एक छोटी छोटी संख्या से भाग देकर दिखा देता हूँ आपको। 6 से भाग देते हैं, 6 चौको 24 और ये 6 3 18 0 0। 300 भाग जाएगा हमारा 4 का, 4 1 कम 4, 4 7 28, 2 आया, 4 5 6 20, 75 आ जाएगा। तो 75 मेरा उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना होगा आपका 75%, यानी 75% हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 56 है हमारा। 20% का 40% कितना होगा? 20% का 40% क्या है? ठीक है, यानी कोई हमारे पास संख्या दे रखी उसका 20% निकाल लें, फिर उसका 40% निकालना है। तो लिखेंगे हम ऐसे 20%, यानी 20% क्या हुआ ये का हमें 40% निकालना है। 40/100 कर देना इसका। अभी हम किसी संख्या करते थे, अब हम संख्या की जगह हमारे पास प्रतिशत दे रखा है। तो 20% का मान क्या होता है, यानी 20/100। 40 का मान, प्रतिशत का मान क्या हुआ 40/100। तो इनको आप देख लीजिए, हल कर लेते हैं इनको। तो ये कट जाएगा जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 8/100। होगा कि नहीं होगा? 8/100। तो इसको अगर मैं 100 नीचे वाले को हटा दूंगा तो 8% नहीं हो जाएगा? 8% मान ही तो होता है 8/100। तो उत्तर कितना हो जाएगा आपका 56 का 8%। प्रश्न संख्या है हमारे पास 57। देखिए, मैं भी प्रश्नों को बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ उत्तर आपको बता रहा हूँ। जब ये चैप्टर आएंगे, जैसे अभी तक मैं आपको संख्या पद्धति के प्रश्न पढ़ाए हैं, संख्या पद्धति के बारे में बताया, विभाज्यता का नियम बताया, अगला जो वीडियो डालूंगा उसमें मैं आपको भिन्नों के बारे में बताऊंगा, लासा मासा बताऊंगा, औसत पढ़ाऊंगा, प्रतिशत पढ़ाऊंगा। वो आपके जैसे जैसे आपके पाठ आते रहेंगे वैसे वैसे उनके प्रश्न उत्तर भी कराता रहूँगा। तो उस समय जब मैं पाठ पढ़ाऊंगा तो उस समय चीज़ें जो आपको अभी हो सकता है समझ में ना आ रही हों, समझ में आ जाएंगी। तो बहुत आप घबराइए नहीं कि सर ये आप उत्तर सीधे सीधे हल कर रहे हैं। कुछ बच्चों को हो सकता है अभी ना समझ में आ रहा हो कि यहाँ से कैसे क्या हो रहा है। तो अभी जब वो बेसिक चीज़ पढ़ाई जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए बहुत अभी बस आप उत्तर देखते जाइए, और जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो उसको समझने का प्रयास करें। वो समझ ही रहे हैं, जो उनको नहीं आ रहा है वो इसको समझने की कोशिश करें कि हाँ सर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, और जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी आपको समस्या होगी इसमें, वो आप मुझे मैसेज से बता दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए कि सर ये समस्या है, तो मैं उनको पढ़ के उनका उत्तर आपको दे दूंगा। प्रश्न संख्या 57 आपका, एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेच के 15% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 23 है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है, 15% का लाभ कमाता है। देखो, 15% का लाभ कमाता है तो मतलब मैं मान लेता हूँ 15% लाभ कमाने का मतलब होता है 100 रुपये की चीज़ में वो 15 रुपये का लाभ कमाता है। कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है तो कितने रुपये का लाभ कमाता है? 15 रुपये। ठीक है, यानी कितने रुपए का रहा होगा वो? 85 रुपये का रहा होगा, तभी तो 15 रुपये लाभ कमाएगा, है ना? कि 85 का उसने खरीदा, उसने 100 का बेच दिया, उसने 100 रुपये का बेच दिया तो 15 रुपये लाभ कमा लिया कि नहीं कमाया उसने? यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 23 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? उस वस्तु का विक्रय मूल्य आपका कितना है? 23 रुपये है, तो उसका हमें क्रय मूल्य बताना है। देखिए, अब देखिए यहाँ से समझिएगा, अगर लाभ कमा रहा तो यानी विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होगा ना। तो विक्रय मूल्य को बी लिख देता हूँ, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य ये हमारा होता है लाभ के बराबर होता है। क्या होता है आपका? लाभ। ये हमारा लाभ हुआ। तो अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत दे रखा है हमारा, तो लाभ प्रतिशत हमारा होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा, और ये पूरा कोष्ठक में रहेगा, और इसमें हमारा गुणा होगा पूरे में 100 का। ये हमारा होता है लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो देखिए इसको हम हल करते हैं यहाँ पे। देखिए ये सूत्र होते हैं, इन सूत्रों के मदद से भी मैं हल कर सकता हूँ सवालों को। ठीक है, और
यहाँ पर देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर मैं थोड़ी सी समझ आपको, देखिए एक ट्रिक है और उस तरीके से मैं आप समझाने की कोशिश करता हूँ। समझ में आया तो ठीक है, ना समझ में आया तो भी बताइएगा, फिर मैं दूसरे तरीके भी बताऊँगा, इसको समझिएगा। कोई व्यक्ति 15% का लाभ कमा रहा है, तो इसका 15% को मैंने बताया क्या लिख सकते हैं, 15/100। और इसका क्या मतलब होता है, 100 रुपये में उसने 15 रुपये लाभ कमाए। ठीक है, कोई चीज़ 100 रुपये की है, उसने 15 रुपये उसमें लाभ कमा लिए। 100 रुपये कोई चीज़, यानी उसका क्रय मूल्य कितना हुआ आपका यहाँ पे 100 रुपये, लाभ कितना हुआ आपका 15 रुपये। तो अगर मैं विक्रय मूल्य की बात करूँ तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ से मेरा, विक्रय मूल्य बेचे कितने का, 15 लाख कमा रहा है, 100 की है तो यानी 115 है, तो कितने का बेच रहा है आपका 115 रुपये का बेच रहा है, कहने का मतलब हुआ आपका। ठीक है, तो का आपका विक्रय मूल्य हुआ। यहाँ समझ में आया, ये चीज़ आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैं समझाने वाला हूँ। यानी कोई चीज़ 100 रुपये की है तो आपका जो अगर लाभ विक्रय मूल्य आएगा वो क्रय मूल्य में से जुड़ जाएगा। अब देखिए इस सवाल में मुझे लाभ प्रतिशत दे रखा है और वो आपका पूछना चाह रहा है कि क्या होगा। तो इसमें लाभ प्रतिशत आपका सूत्र से 15 बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। ठीक है, और इसी में आपका गुणा होगा 100 का, तो ये नीचे मैं यहाँ पर 100 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बात बराबर है। 15/100 बराबर विक्रय मूल्य मान लो उसका x है, क्रय मूल्य आपका, सॉरी विक्रय मूल्य दे रखा है 23 है, सॉरी विक्रय मूल्य यहाँ पर दे रखा है 23 है, विक्रय मूल्य 23 है, क्रय मूल्य आपका x है, नीचे भी आपका x हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ तिर्य गुणा होता है हमारा, तो गुणा कर दीजिए, 15x हो जाएगा आपका, 23 का गुणा इसमें होगा 2300 हो जाएगा 100 में, और x में होगा तो 100x हो जाएगा। अब ये इधर चला जाएगा, जब जगह बदलेगा तो इधर आएगा, तो 100x ऊपर का मिटा दे रहा हूँ यहाँ का, धन हो जाएगा आपका 15x बराबर 2300, 115x बराबर 2300। तो यहाँ से अगर मुझे x का मान बताना है, x बराबर हो जाएगा मेरे पास 2300 भागे 115। जब इसको मैं भाग दे के हल करूँगा तो उत्तर मेरे पास आएगा 20। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास क्या आ जाएगा 20, यानी उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा आपका 20 रुपये। सी पार्ट। अब देखिए प्रश्न संख्या 58 है, 1000 मासिक साधारण ब्याज 15 है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो साधारण ब्याज यहाँ पे मासिक दे रखा है, तो साधारण ब्याज का देखिए सूत्र होता है, ब्याज बराबर होता है हमारे पास मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब देखिए ब्याज कितना है यहाँ पे हमारी 15 रुपये है, लेकिन 15 रुपये क्या है आपका, यहाँ जो समय होता है आपका साल में होता है, ये महीने का है। तो 15 रुपये एक महीने में है उसका ब्याज मिलता है, तो साल में कितना मिलेगा 15 × 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12×5 = 60, 12 × 12 = 6 = 18, 180 रुपये ब्याज मिलेगा उसको सालाना एक साल में। तो एक साल में ब्याज उसको 180 मिली। मूलधन हमारा 1000 है, दर हमारे निकालनी है, समय हमारे पास 1 वर्ष दे रखा है, 100 का भाग दे देंगे हम यहाँ से, तो 2 जीरो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, दर बराबर 180/10 आ जाएगा। तो 180/10 का मतलब होता है आपका 18। तो दर कितना आ जाएगा मेरे पास 18% आ जाएगा, दर कितना आ जाएगा हमारे पास 18% आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 59 में आते हैं, 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 8 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी 6 किलो चावल का मूल्य है 8 किलो गेहूं के मूल्य के बराबर है। 6 किलो आपका चावल लेता है और 8 किलो हमारा गेहूं। ठीक है, ये हमारा 6 किलो चावल का जो रेट आएगा, चावल 8 किलो ये हमारा गेहूं, इनका रेट हमारा बराबर है। जितने रुपये 6 किलो में, जितने रुपए में 6 किलो चावल मिलते हैं उतने रुपए में हमारा 8 किलो गेहूँ मिलता है। मतलब ये हुआ, यदि 1 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य 6 रुपये है, 1 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य कितना है हमारे पास 6 रुपये दे रखा है, तो
तो 8 किलोग्राम गेहूँ का हम मूल्य निकाल सकते हैं, निकाल सकते। 1 किलो का अगर 6 है तो 8 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य कितना होगा, 8 × 6 48 रुपये। कितना हुआ आपका, 48 रुपये। हो गया नहीं हुआ। अब 6 किलोग्राम चावल का मूल्य भी 48 रुपये होगा, तो 6 किलोग्राम गेहूँ चावल का मूल्य कितना है हमारे पास, 48 रुपये मिल गया। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या हो जाएगा हमारे पास, 48/6, 6×8 = 48, कितना आ जाएगा आपका, 8 रुपये। वही पूछा है 1 किलोग्राम आपका चावल की कीमत कितनी हो जाएगी आपकी, 8 रुपये। बी पार्ट उत्तर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा आपका उत्तर, बी पार्ट। देखिए सवाल बहुत सरल आते हैं इसमें, अगर आप देखिएगा। आप ये महसूस कि सर आप पढ़ा रहे हैं इसलिए सरल है, ऐसा नहीं है। आप अभ्यास करना पड़ेगा आपको। देखिए समय देना पड़ेगा घर में, 2 घंटे 3 घंटे आपको रोज़ समय देना पड़ेगा। परीक्षा नज़दीक आने वाली है, जनवरी में पेपर है आपका, तो आपके पास समय नहीं बचा है, आपको समय इसके लिए पर्याप्त देना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि सर मैं बस थोड़ा पढ़ के चला जाऊँगा, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि वहाँ आप जैसे बहुत से बच्चे आते हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे आते हैं जो इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करके आते हैं। तो आपको अगर उनसे लड़ना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी घर में। अब प्रश्न संख्या 60 है, लास्ट प्रश्न है। व्यंजक दे रखा है ये हमारा, ये है और ये है, इसका मान बताना। देखिए जब भी कोष्ठक वाले सवाल आते हैं तो पहले हम सबसे पहले छोटे कोष्ठक खोलते हैं, फिर मझले को, फिर बड़े को। वैसे इसमें आपका रेखा कोष्ठक होता है, लेकिन रेखा कोष्ठक सवाल शायद ना आए ज़्यादा। तो आप याद रखिए सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक की चीज़ें हल करते हैं, उसके बाद मझले की, फिर बड़े कोष्ठक की। देखिए छोटे कोष्ठक की पहले हम चीज़ें हल करते हैं, तो हम लिखेंगे, देखिए मंझला कोष्ठक बनाकर हम 2, फिर 18-3 है, फिर ये बंद कर दिया है। तो पहले मैं इसको हल कर लेता हूँ, बस इतना पार्ट हल करता हूँ, ठीक है। तो 2 है और ये 18-3 करेंगे तो क्या 15। और जब भी कोष्ठक के बाहर जो चीज़ होती है इसके मतलब तो गुणा, 2 × 15 हो जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा यहाँ से, 30। तो इसका मान हमारा यहाँ से आएगा 30, ये वाले पार्ट का धन। अब ये वाला देखिए 5, फिर 12-7, 12 में 7 जाएगा 5, 5 × 5 यानी कितना आएगा यहाँ से 25। तो इसका उत्तर आ जाएगा 25। अब 30 और 25 जोड़ें कितना आएगा, 5 2 55। कितना है उत्तर इसका, 55। 55 किसका है, डी पार्ट। तो प्रश्न संख्या 60 का डी होगा। देखिए गणित के सारे सवालों के मैंने आपको उत्तर भी बता दिए, उनके हल भी मैंने बता दिए कैसे हल होंगे, इनका हल किस प्रकार से होगा। तो अगले जो वीडियो मेरा बनेगा, देखिए इसको मैंने 2 वीडियो बनाया है आपका, एक में आधे पार्ट है, एक में आधा है, ठीक है। आधे आधे सवाल कराए हैं मैंने, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनने के बाद आपको उसको देखने में समस्या होगी, तो इसलिए मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि आपका आधे घंटे में वीडियो बन जाए। इससे बड़ा वीडियो भी आपका ज़्यादा डेटा लेगा, तो उस हिसाब से मैं नहीं ज़्यादा वीडियो बना रहा आपके। तो रीजनिंग के वीडियो बचेंगे 40 सवालों का, उसको भी मैं 2 पार्टों में करा दूंगा, 20-20 का। वो इसके बाद आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपके सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।